जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस प्री और यूपीएससी प्री दोनों अक्टूबर में शेड्यूल्ड हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी के दौरान आपको करंट अफेयर्स और करंट से रिलेटेड मैटर्स को बहुत तेज़ी से और अच्छे से अपडेट करना होगा। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हम एक नए तरीके से करंट की अप्रोच को, जिससे आप तेज़ी से रिवाइज कर सकें, लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। ये प्रक्रिया आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस प्रोग्राम में करेंगे क्या। इसमें हम आपको हर सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को कंपाइल करके शॉर्टेस्ट वे में देंगे, जिससे आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हों और उसको एक बार आप अगर इधर से सुनेंगे तो आपको तेज़ी से याद होगा और अपने नोट्स को ब्रशअप करने में आपको मदद मिलेगी। आप अगर चाहें तो इसको उसमें ऐड भी कर सकते हैं और इस पूरी प्रिपरेशन में इस तरीके से इससे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को लेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन इन न्यूज़, यानी कि अब इसी तरीके से आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हर एक एरिया को हम कवर करेंगे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहे उनकी हम चर्चा करेंगे, जहां से आप पिछले एक साल की सारी घटनाओं को एक साथ ब्रशअप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो न्यूज़ में रहा, और अभी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो ये फिर से न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, क्यों आया है? क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी है उसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। ठीक है, और यूपीएससी के रिजल्ट में ये पाया गया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अच्छा स्कोर गया है और उन्हें ओबीसी से अच्छी रैंकिंग मिल गई है। तो 10% रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस सेक्शन को देना है, इकोनॉमिकली और वीकर सेक्शन को देना है। और ये कौन से इस सेक्शन में कौन आएंगे? वे लोग जो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पाते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस संबंध में समझ लीजिएगा कि यह एक्ट आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दो जगह बड़े चेंजेस करता है। आर्टिकल 16 में ये रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब देता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के रेफरेंस में जो भी रिजर्वेशन के प्रोविजंस होंगे उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इंक्लूड किया जाएगा 16 के 4 में, और उसमें 10% रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा। इसी तरीके से 15 का 4 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एडमिशन में 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है। ध्यान रखिएगा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर चाहे वे गवर्नमेंट हों, प्राइवेट हों या एडेड हों, सब में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो 10% रिजर्वेशन वाली बात थी। तो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईडब्ल्यूएस, 10% रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 और 16, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस रेफरेंस में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है और वो है आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल 46 डीपीएसपी जो है वो कहता है कि स्टेट ये प्रयास करेगा कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली और सोशल वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल और सोशल इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि एजुकेशनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे वीकर सेक्शंस के स्टेट के द्वारा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बेसिकली दिया गया था विद पर्टिकुलर रिस्पेक्ट टू एससी एसटीज, बट
चूंकि यहां पर एक वीकर सेक्शन की बात की गई है, नॉट कास्ट, तो इस वजह से आर्टिकल 46 को रिवाइज कर लेते हैं हम इसके साथ। तो ये 3 आर्टिकल्स यहां इसके साथ आप पढ़ सकते हैं जो किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो केवल 10% रिजर्वेशन पूछें, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक साथ बता दी। दूसरा जो न्यूज़ रहा वो आर्टिकल 16(4)A को लेकर के था। it provides what? It provides reservation in promotion. ठीक है, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने के लिए आर्टिकल 16(4)A है। आर्टिकल 16(4)A जो है वो आपका ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है। यहां पर ये पावर है, स्टेट ये डिसाइड कर सकता है कि कितना परसेंटेज रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जाएगा, और एक शर्त यह है कि स्टेट के पास इसके लिए रीजनेबल डेटा होना चाहिए, जस्टिफाइड, उसके बाद वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकता है। यह भी बहुत न्यूज़ में रहा। इसके साथ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, 1995 का अमेंडमेंट है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरी न्यूज़ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो मंडल कमीशन भी याद कर लीजिएगा, इसके साथ रिवाइज कर लीजिएगा। मंडल कमीशन रिवाइज कर लीजिएगा जो कि 1979 में बना था, और इसने ओबीसी रिजर्वेशन की बात की थी और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के लिए कहा था। 1979 में बना था, 1980 में इसने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो ये इतनी चीजें इससे रिलेटेड हो गई। ये आपका दूसरा न्यूज़ हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। अब आते हैं थर्ड वन पे। द थर्ड न्यूज़ इज रिलेटेड विद आर्टिकल 19(1)A। आर्टिकल 19(1)A आपको पता होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से रिलेटेड है आपका 19(1)A। देखिए ये 2 कारणों से न्यूज़ में रहा। पहला, जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हुआ था, और दूसरा केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है कि इंटरनेट इज बेसिक फंडामेंटल राइट, इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट। इन 2 कारणों से आर्टिकल 19(1)A न्यूज़ में रहा। तो आर्टिकल 19(1)A आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है। इसके अंतर्गत आपका, हम केवल टॉपिक से आपको अभी लिंक रखते हैं, वाइड डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे आप इंटरनेट असेसिबिलिटी रखते हैं, आप इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो वह आपका स्पीच और एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम एक चीज़ को और भी मेंशन कर सकते हैं, वो आर्टिकल 19(1)G जो कि प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जो लोग इंटरनेट बेस्ड जॉब करते हैं उनके लिए भी तो अगर इंटरनेट शटडाउन है तो समस्या है। तो ये 19(1)A से ही केवल रिलेटेड नहीं है, शटडाउन आपका 19(1)G से भी रिलेट करेगा। और जब केरला हाई कोर्ट इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली इसको आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको 3 आर्टिकल देखने हैं अगर इंटरनेट शटडाउन की बात आ रही है, 19(1)A, 19(1)G और आर्टिकल 21। ठीक है, इन 3 आर्टिकल्स के बेस पर पूरा आपका आ जाएगा जो इंटरनेट शटडाउन हो रहा है और इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट हो रहा है। ठीक है, ये लाइफ, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसके अंतर्गत आ रहा है। और अगर आप देखें तो इसको हम आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो बेसिकली क्या है कि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं।
इस न्यूज़ से हम इन वेरियस आर्टिकल्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिली तो है, लेकिन वो शर्तों के साथ मिली है। दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट वन, एंड द कंडीशंस आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(2). तो 19(2) के अंतर्गत जो शर्तें हैं उनके अंतर्गत ही आपको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया जाएगा। शर्तें क्या हैं? जैसे सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो पब्लिक ऑर्डर है वो नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है। जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हेट स्पीच। हेट स्पीच जो है वो आपका सेक्शन 153A IPC के अंतर्गत गलत है, ठीक है, अपराध है, दंडनीय है, दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो शटडाउन हो रहा है वहां पर आपको यूज करना है सेक्शन 144 CRPC। ये रिलेटेड और लिंक्ड सेक्शंस हैं, इसलिए से आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरी न्यूज़ हो गई जो कि बेसिकली रिलेटेड है आपके फंडामेंटल राइट्स से, आर्टिकल 19 से। ये ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड क्या क्या केसेस हैं। केरला का केस है, जम्मू कश्मीर का इंटरनेट शटडाउन है, इन सब चीज़ों के साथ इसको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट और चौथी न्यूज़ पर आते हैं। चौथी न्यूज़ जो है वो आर्टिकल 30 से है। चौथा आर्टिकल जो न्यूज़ में रहा वो आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट से रिलेटेड है, जहां पर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टैब्लिश और रन कर सकते हैं। इस्टैब्लिश और रन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 कह रहा है। न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये स्टेट का पावर है कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेगुलेशंस बनाए। मतलब कितना परसेंटेज माइनॉरिटी एडमिशन लेंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, और या कितना, हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो कितनी सीट्स जनरल कैंडिडेट या ओपन कैंडिडेट्स के लिए रखी होंगी एजुकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, ये वो डिसाइड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा यहां से कि माइनॉरिटी जो टर्म है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कहीं पर भी। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन ये डिसाइड करती है कि किस कम्युनिटी को हम माइनॉरिटी में डालेंगे, और एट प्रेजेंट जो हैं वो 6 कम्युनिटी, 6 रिलीजन्स जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब इंक्लूड हैं, ठीक है, बौद्ध, ये पूरे 6 आपके इंक्लूडेड हैं माइनॉरिटीज़ में। तो ये अपने एजुकेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन और कल्चरल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उन्हें रन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसमें माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज और माइनॉरिटी सीट्स के बारे में स्टेट डिसाइड करेगा इन नेशनल इंटरेस्ट, ये टर्म भी इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, ठीक है। ये चौथी न्यूज़ थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही। पांचवी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पांचवी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो आर्टिकल 32 को लेकर के थी। आर्टिकल 32 आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग पावर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल 32 दो बार बहुत इंपॉर्टेंटली न्यूज़ में रहा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वहां पर उसने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं आएगा ये मामला, आप हाई कोर्ट जाइए। दूसरा एक अर्णव गोस्वामी वाला केस हुआ था जिसमें रिपब्लिक टीवी के वो ओनर हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे अंडर आर्टिकल 32 कि हमें रेमेडी दी जाए, हमारे खिलाफ एक लीगल तरीके से हमें परेशान करने के प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से आर्टिकल 32 न्यूज़ में रहा। अब आपको आर्टिकल 32 की रिट इशूइंग पावर और रिट्स के बारे में देख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल न्यूज़ में रहा
वो है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है ये। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद सदस्यों को और संसद को कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, वो कौन से हैं और कैसे हैं, उसके बारे में आर्टिकल 105 है। संसद की अवमानना इसी के अंतर्गत आती है। जब अवमानना होगी तो वो प्रिविलेजेस का ब्रीच कर रहे होंगे। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आप केवल रिवाइज कर लीजिएगा, इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों हैं। ठीक है, यानी कि सांसद को भी प्रिविलेज प्राप्त है और पूरी पार्लियामेंट यानी लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी प्रिविलेजेस प्राप्त हैं। ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में चैप्टर 20 का रूल नंबर 222 है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से संबंधित है, और राज्यसभा में चैप्टर 16 का रूल नंबर 187 है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से संबंधित है। ठीक है, तो वहाँ के अपने जो रूल बुक है उसके इन रूल्स में ये मेंशन है, ये भी आप एडिशनली तैयार कर लीजिएगा, क्या पता पूछ लें। ठीक है, इसके बाद अगला जो आर्टिकल न्यूज़ में रहा वो है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 जो है वो बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य और केंद्र के मध्य, राज्य और राज्य के मध्य राज्य और कुछ राज्य और केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हो, उस ऐसे मामले, ये जो केंद्र और राज्य संबंधी जो फेडरल स्ट्रक्चर संबंधी कानूनी विवाद हैं उनके संबंध में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। आप यहाँ पर ये जरूर देख लीजिएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये लागू नहीं होता। इस न्यूज़ से यानी इससे क्वेश्चन बन सकता है। न्यूज़ में क्यों रहा ये भी आप जानिएगा। दो स्टेट गवर्नमेंट्स आर्टिकल 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट गई थी कि ये आप मामला सुनिए, हमें केंद्र के साथ विवाद है, जिसमें पहला है केरला गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि इसके मामले की सुनवाई करिए, इसमें केंद्र और राज्य में विवाद है। दूसरी झारखंड गवर्नमेंट है जो कि गई थी एनआईए के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, और उनका कहना था कि एनआईए जो है वो स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करने की पावर रखता है, इसलिए ये केंद्र और राज्य के मध्य विवाद है। ये दो मामले कोर्ट में गए थे, इस वजह से ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन न्यूज़ में आ गया आपका। ये 7th ऐसा आर्टिकल है जो बहुत न्यूज़ में रहा, जिस पर बहुत डिबेट भी हुई। फिर इसके बाद 8वां जो आप सबको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा अब तक, वो है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। ठीक है, ये दोनों न्यूज़ में रहे, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, समाप्त कर दिया गया धारा 370 और 35 से। ये सब आपने न्यूज़ बहुत अच्छे से कवर करी होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या हुआ उसके बाद, कश्मीर को एक अलग बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी। ये सारे घटनाक्रम आप देख लीजिएगा क्योंकि ये दो आर्टिकल इससे रिलेटेड हैं, इनकी हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगला आर्टिकल है जो न्यूज़ में रहा, यहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल न्यूज़ में रहा वो था आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है।
अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद को लेकर न्यूज़ ये थी कि अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, 1 साल में 3 मीटिंग कम से कम इसकी होती हैं। ये राज्यों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक ऐसी संस्था है। सरकारिया कमीशन ने इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दी थी और फेवर किया था, इसका गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आर्टिकल है 263, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। इंटरस्टेट काउंसिल, आपको इंटरस्टेट काउंसिल का कंपोजिशन देख लेना है ज़रूर। ठीक है, कि क्या इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, मेंबर्स और कौन कौन होंगे, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। आर्टिकल 263 अगला था जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके सिवा आर्टिकल 221 और 222 और 223, ठीक है। अगला जो आपका न्यूज में रहे, ये 2 आर्टिकल हैं, 222 और का पहला और 223 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 223। जो आर्टिकल 222 का सब क्लॉज 1 है वो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड है। एक हाई कोर्ट जज ट्रांसफर किए गए थे, विवाद हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और जो 223 है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स भी न्यूज़ में रहे, इनको भी आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों आर्टिकल भी। चूँकि जितने आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे वो सब आपको एक बार में रिवाइज कर लेना है और इन आर्टिकल्स से रिलेटेड इनके बैकग्राउंड्स, ये सब चीज़ें आपको कवर अप करनी है। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा नहीं, इस तरीके से इसको कवर कर लीजिएगा। इसके बाद जो और आर्टिकल न्यूज़ में रहा वो आर्टिकल 338 था। ठीक है, मैंने आपको ये 11वां है आर्टिकल 338 ए, 338 नहीं 338 ए न्यूज़ में रहा। ये नेशनल कमीशन ऑन एसटी से रिलेटेड है, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन से रिलेटेड है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है 338 ए। वास्तव में न्यूज़ क्या थी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ने कहा है कि जो लद्दाख है इसको ट्राइबल एरिया घोषित किया जाए अंडर शेड्यूल 6। ठीक है, तो लद्दाख को ट्राइबल एरिया घोषित किया जाए अंडर शेड्यूल 6, ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का रिकमेंडेशन है जो कि आर्टिकल 338 ए में है। इस वजह से आर्टिकल 338 ए न्यूज़ में आ गया। आपको ट्राइबल एरिया के बारे में ध्यान देना होगा। शेड्यूल 6 में 4 स्टेट आते हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा। और ट्राइबल एरिया जहां पर घोषित किया जाता है वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता है वो आपको देख लेना है। ठीक है, गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह बनती है, उनके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अब यहाँ से ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके सिवा आपका आर्टिकल 124 का 1 न्यूज़ में रहा। आर्टिकल 124 का 1 जो है वो रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मतलब पार्लियामेंट चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। ये 34 इंक्लूडिंग CJI है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। तो इसलिए आपको आर्टिकल 124(1) ध्यान रखिएगा कि क्या चेंज हुआ है, कंपोजिशन चेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, नंबर ऑफ जजेस बढ़ गए हैं। तो ये लगभग सारी न्यूज़ कवर हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स से रिलेटेड थी। ठीक है, इतनी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वो आर्टिकल्स हैं जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में रहे, इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, और उन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम और कर लीजिएगा इसके साथ साथ,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 से लेकर के 104 तक पूरा तैयार कर लीजिएगा। आपसे मैच करने के लिए भी आ सकता है और इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे बार बार पूछे, क्योंकि इसमें जीएसटी वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। इसमें आपका 103 तो मैंने आपको बताया ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपका पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे पिछले 1 साल में, वो मैंने कवर कर दिए हैं। इसी तरीके से हम इकोलॉजी के न्यूज़, हिस्ट्री के न्यूज़, ज्योग्राफी के न्यूज़, पॉलिटी के बाकी न्यूज़, क्योंकि ये तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का रिवीजन हुआ, अब बाकी क्या न्यूज़ रहे उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। हम एक एक सेगमेंट लेकर के आपका कवर कराएंगे पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। अगर आपको ये पहल अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। हम इस प्रयास को आगे जारी रखने का कार्य करेंगे और आपके लिए इस पूरे सेगमेंट को कवर करेंगे बिफोर योर प्रीलिम्स, जिससे आपका जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं एक बार में। थैंक यू सो मच।